जैसे मान लो नेशनल मूवमेंट, ठीक। भारत में नेशनल मूवमेंट की शुरुआत कब से मानी जाती है? कब से मानी जाती है जी? नेशनल मूवमेंट की स्टार्टिंग मानी जाती है 1885 से, क्योंकि क्या 1857 में जो मूवमेंट होता है वो नेशनल लेवल पर होता है, और फर्स्ट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहां से। तो न तो नेशनलिज्म का कंसेप्ट मालूम है, न तो कुछ मालूम है। लिखो पढ़ो, क्या लिखोगे? इसीलिए कहा जाता है, इस 1857 को कहा जाता है कि कहीं ये क्षेत्रीय झड़प तो नहीं है। नहीं मानते हैं, कोई भी इतिहासकार नहीं मानता है इसे। इसलिए इसके पहले 1885 के पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट अगर यहां पर हो रहा है, तो क्या इसके पहले भारत में ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे? ऑर्गेनाइजेशन थे। इंडियन एसोसिएशन था, एसोसिएट इंडिया थी, तमाम प्रकार के लैंड होल्डर कमेटी थी, तमाम प्रकार के, लेकिन वह सब पर्टिकुलर एक क्षेत्र विशेष में थे, ठीक। तो कंसेप्ट क्या शुरू होगा? तो पहले शुरू होना चाहिए कि व्हाट इज द नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? नेशनलिज्म की अवधारणा क्या है? नेशनलिज्म का मतलब होता है कि इग्नोर द कंजर्वेटिव व्यू एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल इमोशन। समझो, यानी मीन्स कि हमारे अंदर जो कंजर्वेटिव व्यू है उसको इग्नोर किया जाए और नेशनल कंसेप्ट पर हम आगे बढ़े, ठीक। अब इसके पहले क्या था? 1885 के पहले, अब जैसे जस्ट लाइक अगर हम नेशनल मूवमेंट 1857, तो रानी लक्ष्मीबाई भी अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को लेकर लड़ रही हैं। नाना साहब भी अपने रीजनल इश्यूज के लिए लड़ रहे हैं। कुंवर सिंह भी अपने रीजनल इश्यूज के लिए लड़ रहे हैं। बरेलवी भी अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं। बेगम हजरत महल भी अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को लड़ रही है। तो राष्ट्र के लिए कौन लड़ा है? भारत के लिए कौन लड़ा है? और दूसरी बात कि 1857 का जो पूरा का पूरा जो वायलेशन एरिया है वो नॉर्थ इंडिया है। नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहीं तक सीमित है। तो कैसे नेशनल मूवमेंट की बात करेंगे? अब क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, लेकिन इस स्वतंत्रता संग्राम से भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत नहीं मानी जाती है। समीक्षा कीजिए, लिखिए कौन सी किताब लिखा है, कौन सा फैक्ट आप यूज करोगे कि टॉप पोजीशन ऑफ नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन की टॉप पोजीशन क्या थी? चरमोत्कर्ष जिसे कहा जाता, क्या थी? हाँ, अरे सब यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है जी। टॉप पोजीशन ऑफ नेशनल मूवमेंट है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट आंदोलन। अब बता सकती हो क्यों था? हाँ, इस आंदोलन को एक नाम और दिया जाता है, मास मूवमेंट भी कहा जाता है, जन आंदोलन। मास मूवमेंट का मतलब जन आंदोलन।
हम्म हम्म इसलिए कहा जाता है, सुनना, इसलिए कहा जाता है कि सब लोग अपने संकीर्ण थॉट को छोड़ दिया और भारत के मंच पर एकता के सूत्र में बंध गए। राष्ट्रवाद यही था ना, और यही रीजन है गांधी की महानता का, कि भारत के लोगों में राष्ट्रीयता का भाव था ही नहीं। गांधी ने लोगों के अंदर नेशनलिज्म का कंसेप्ट जो वो दिया, गांधी महान था, ये महानता थी। अब इससे गांधी की भी महानता पता चल गई आपको भाई। 72 लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। पहली बात, समाज का अनेक समुदाय अलग हट गया, ठीक, अनेक समुदाय अलग हट गया है। अब यहां तक तो क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया ना। अब थोड़ा सा दूसरा पॉइंट आओ, ठीक। नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट का मतलब कि मास पार्टिसिपेशन, ठीक, क्लियर, क्लियर हो गया। अब पहला पॉइंट, पार्टिसिपेशन इन नेशनल मूवमेंट, क्लियर, पार्टिसिपेशन ऑफ नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो यानी एक तरीके से यहां पर ये कर लो कि मैक्सिमम पब्लिक पार्टिसिपेशन, मैक्सिमम पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात हो रही है। तो इंडियन पब्लिक नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेशन क्यों से करेगी? भारत की जनता कब? जब राष्ट्रीय आंदोलन का इम्पैक्ट धर्म से जोड़ दिया जाए, क्योंकि भारतीयों में धर्म की भावना बहुत ज्यादा है, ठीक। और इस काम को किसने किया नेशनल मूवमेंट को? तिलक ने किया, गणपत महोत्सव से। समझ में आ गई बात? तिलक ने शुरू किया, क्यों? कि इमोशनल अटैचमेंट हो। क्लियर, एक मुद्दा समझ में आ गया भाई? धर्म की भावना भारत में है कि नहीं, ठीक। अब राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक बनाया जाए, ठीक, इसके लिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी चाहिए। हिंदू मुस्लिम यूनिटी क्या थी जी? और तुमको न अलग सत्ता और अलग ये था, बंगाल डिवीजन और हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू और मुसलमान गंगा में स्नान करते हैं और एक दूसरे को राखी बांधते हुए आगे जाते हैं। इससे अब समझना कि कंसेप्ट क्या है, मैं फैक्ट उठा रहा हूं यहां से, ठीक। अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट में बता रहा हूं, राष्ट्रवाद का सबसे इंपॉर्टेंट सर सैयद अहमद, समझ रहे? सर सैयद अहमद क्या थे? मैं अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं इनका बहुत समर्थक हूं। भले लास्ट में जाकर सांप्रदायिक सेकुलर हो जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में टॉप नेशनलिस्ट मूवमेंट थिंकर इन्होंने हिंदू और मुस्लिम का कंपैरिजन किया भारत में, ठीक है। थोड़ा सा एक मिनट तुम लोग नोट कर लो, तो फिर हम इसको बता रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट नोट किया, फर्स्ट पेज का। अब समझ में आ रहा है ना पोजीशन क्या है? हिंदू मुस्लिम के बारे में सैयद अहमद कहते हैं, पहला पॉइंट, कि दोनों बाहरी हैं,
इस देश के लिए यानी भारत के लिए दोनों बाहरी, ठीक। हिंदू आर्य के रूप में आए, सुनना, और मुसलमान लुटेरे के रूप में आए। इसका मतलब दोनों बाहरी है, लेकिन दोनों ने इस देश को अपना लिया। सही कंसेप्ट है ना? एक कंसेप्ट। ए मेरे मुसलमान भाइयों, ये सेंटेंस है उनका। ए मेरे मुसलमान भाइयों, मैं भी हिंदू हूं। ए मेरे मुसलमान भाइयों, मैं भी हिंदू हूं। अब सुनो, हिंदू हूं इसलिए इस देश पर रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, इसलिए नाम पड़ा हिंदुस्तान। हिंद प्रदेश, ये हिंद प्रदेश है ना, इंडस वाला आते हैं। इसलिए इस भूमि पर रहने वाला हर व्यक्ति क्या है? सब इन्हीं का है, ठीक। तीसरा, हिंदू और मुसलमान, तीसरा पॉइंट। हाँ, हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं, दो कौम है। कौम, कौम, समुदाय, कौम। हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं जो भारत माता रूपी दुल्हन की, जो भारत माता रूपी दुल्हन की सुंदर चमकीली आंखें हैं, ठीक। सुंदर चमकीली आंखें हैं। अगर दोनों आपस में इसी तरह लड़ते रहे तो दुल्हन कुरूप हो जाएगी। क्या बोले हैं जी? कुरूप हो जाएगी, ठीक। क्लियर? अब समझ लीजिए राष्ट्रवाद क्या है। देख रहे हैं पूरा मिल रहा है, बंगाल डिवीजन, यही चीजें नहीं थी, इसलिए मैंने कहा ये सब था। अब दोनों ने अपना लिया भारत को। सुनो, अब इसके आगे क्या कहते हैं? हिंदू और मुसलमान दोनों ने इस भूमि को अपना लिया, इसी भूमि पर जन्म लेते हैं, इसी भूमि के उत्पन्न होने वाले अनाज को खाते हैं, गंगा यमुना के जल को पीते हैं और यहीं पर दफन हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सर सैयद अहमद कभी भी कंजर्वेटिव व्यू को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। इंपॉर्टेंस किसको दिया? समझे? भारत को इन्होंने क्या दिया? इंपॉर्टेंस दिया। जब भारत को इंपॉर्टेंस दिया तो कंजर्वेटिव व्यू इग्नोर हो गए और नेशनल मूवमेंट टॉप पर आ गई। अब अंग्रेजों को क्या लगता है? अंग्रेजों को लगता है कि अगर हिंदू मुस्लिम यूनिटी इसी तरह बनी रही तो भारत पर शासन करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुस्लिम धर्म में फोड़ा और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। उसके बाद 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन की बात आ गई। आ गया, पूरा कंसेप्ट निकलता चला गया कि नहीं? एक चीज उठाइए, पूरा जोड़ दीजिए उसको। मैंने कहीं अलग से नहीं कुछ कहा, सब कुछ वहीं से है जी। मैंने कुछ अलग बोला है भाई? यही 9 में सांप्रदायिक निर्वाचन होता है मार्लिमेंटो सुधार में, और जब मार्लिमेंटो सुधार में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की बात होती है तो समाज में अन्य समुदाय भी पृथक निर्वाचन की बात करते हैं। अब क्लियर हो गया? अब इसके बाद ये पोजीशन आ गई। कुछ व्यक्तियों की सोच इस तरह से थी कि अगर हम एग्रेसिव अप्रोच अपनाएंगे, ठीक, एग्रेसिव अप्रोच अपनाते हैं तो भारतीयों के पास शक्ति नहीं है और हथियार भी नहीं, और अभी भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एकदम प्राइमरी फेज में है। अंग्रेज अपनी शक्ति से इसे दबा देगा। अंग्रेज अपनी शक्ति से इसे क्या करेगा? दबा देगा। इसलिए हम बहुत फ्लेक्सिबल होकर हम इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएं, और ये हो गया लिबरल अप्रोच ऑफ नेशनल मूवमेंट मीन्स 1885 से लेकर
1907 तक। इसे कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी दृष्टिकोण। ठीक, अब इसमें कौन कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, फिरोज शाह मेहता है, गोपाल कृष्ण गोखले है, बदरुद्दीन तैयब जी हैं, समझ रहे हो, ये लोग हैं। इसलिए यहां से एक पोजीशन उदार, और इसका क्रिटिसिज्म कहा गया भिक्षावृत्ति, भिक्षावृत्ति। ठीक, अब 1907 है सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन